हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी सीपीओ 2022 के 9 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के जे के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सृजित नाम्बियार एंड प्रभाती मेनन वेर कन्फर्ड द 5th भारत कला रत्न अवार्ड फॉर 2020 on 11 December 2021 by Kerala वैष्णव निथम ट्रस्ट फॉर देयर सर्विस टू डैश। तो सृजित नाम्बियार और प्रभाती मेनन को 2021 में किस डांस के लिए अवार्ड मिला था? तो इनको मिला था भारतनाट्यम डांस के लिए। तो भारतनाट्यम डांस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतनाट्यम डांस किस स्टेट का डांस है फ्रेंड्स? ये जो है तमिलनाडु का डांस है। और कुचिपुड़ी किस स्टेट का डांस है? ये आंध्र प्रदेश का डांस है। मोहिनीअट्टम किस स्टेट का डांस है? ये केरल का डांस है। उसके बाद कथक किस स्टेट का डांस है? ये नॉर्थ इंडिया का डांस है। और फ्रेंड्स, सृजित नाम्बियार और प्रभाती मेनन ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? ये दोनों केरल से बिलोंग करती है। तो केरल इज़ द राइट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे 27th क्वेश्चन को। इसमें है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी इज करेक्ट रिगार्डिंग जीएनपी। तो जीएनपी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। तो जीएनपी क्या होता है फ्रेंड्स? जीएनपी फ्रेंड्स समझने से पहले हम जीडीपी को समझ लेते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब क्या हुआ? टोटल। सॉरी, यहाँ डी है, डी मतलब डोमेस्टिक आएगा। ये जीएनपी का है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब क्या हुआ? टोटल। डोमेस्टिक मतलब क्या हुआ? विदिन द बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्री। प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीडीपी मतलब क्या हम समझ सकते हैं? मतलब टोटल जो प्रोडक्शन होगा गुड्स और सर्विसेज का किसी कंट्री में, डोमेस्टिक मतलब विद इन द बाउंड्री, किसी कंट्री में जितना भी टोटल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा कोई एक पार्टिकुलर टाइम में, जैसे कि इंडिया में एक साल लिया जाता है। तो एक साल में जितना भी प्रोडक्शन होगा इंडिया में गुड्स और सर्विसेज का, मतलब इंडिया के बाउंड्री के अंदर, तो उस टोटल जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज रहेगा उसको हम बोलेंगे कि इंडिया का ये जीडीपी है। तो जैसा कि हम मान लेते हैं, ये है हमारा इंडिया का मैप। ये हमारा इंडिया का मैप है। तो इस मैप में मतलब ये बाउंड्री है हमारा इंडिया का। बाउंड्री के अंदर एक साल में जितना भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, मतलब यहाँ के लोगों के द्वारा, तो वो हमारे कंट्री का जीडीपी कहलाएगा। तो ये हम समझ गए जीडीपी क्या होता है। और एक साल में, इंडिया में एक साल लिया जाता है, एक साल के अंदर। तो एक साल हो गया। तो अब फ्रेंड हम समझते हैं जीएनपी क्या होता है। जीएनपी इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? ग्रॉस मतलब हुआ टोटल। और नेशनल मतलब क्या हुआ? सिटीजनशिप। प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज।
जैसा कि इसमें मतलब टोटल जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाएगा हमारे कंट्री इंडिया में एक साल में, और सिटीजनशिप मतलब नेशनल आया है मतलब सिटीजनशिप मतलब इंडियन द्वारा ही जितना गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाएगा टोटल मतलब एक साल के अंदर, तो उसी को हम बोलेंगे जीएनपी। तो इसको दूसरा लैंग्वेज में ऐसे हम समझ सकते हैं, जीएनपी जो होता है वो होता है जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम अर्नड बाय डोमेस्टिक इनकम अर्नड बाय डोमेस्टिक माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय वर्ल्ड। मतलब अगर ये हमारा इंडिया का मैप है, तो ये मान लेते हैं इंडिया का ये मैप है। तो इंडिया के बाउंड्री के अंदर जीएनपी इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स? जीएनपी इक्वल टू होगा जीडीपी। मतलब इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ एक साल में, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, वो हो गया। इसमें इंडियन द्वारा भी वो गुड्स का प्रोडक्शन किया गया है, और जो नॉन इंडियन है तो उनके द्वारा भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया है इंडिया के बाउंड्री के अंदर। जीडीपी में ये आ गया फ्रेंड्स। फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय डोमेस्टिक, जो भी फैक्टर इनकम जो भी इंडियन जो भी रेजिडेंट है जो कि फॉरेन में शिफ्टेड हैं, तो वो जो पैसा इंडिया में भेज रहे हैं तो इसमें उसको काउंट करेंगे, उसका फैक्टर इनकम को काउंट करेंगे माइनस उसको इससे घटाएंगे। किसको? फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय वर्ल्ड। जो भी फैक्टर इनकम है, जो भी फॉरेनर इंडिया में रहते हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारे नेपाल कंट्री के भी लोग हैं, बांग्लादेश के भी हैं, श्रीलंका के भी हैं, तो वो इंडिया में रह रहे हैं। तो वो यहाँ से जो इनकम वो अर्न कर रहे हैं, वो इनकम को जो है वो अपना कंट्री में भेज रहे हैं, तो वो इनकम को अगर हम उसमें माइनस कर देंगे तो ये हमारा जीएनपी कहलाएगा। तो जीएनपी को फ्रेंड्स अब हम समझ गए कि क्या है। ये जो है जीडीपी होगा प्लस फैक्टर इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय द वर्ल्ड, ये हमारा जीएनपी है। अब फ्रेंड्स चलिए हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो जीएनपी के संदर्भ में कौन सा जो है सही है? तो जीएनपी इक्वल टू क्या है? जीडीपी है, ये तो राइट है। प्लस फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शंस एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके, माइनस फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो ये हमको इससे यही सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 28 क्वेश्चन को। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान? ट्रेन टू पाकिस्तान जो बुक है, ये नॉवेल जो है ये किसके द्वारा मतलब लिखा गया है? ये लिखा गया है खुशवंत सिंह द्वारा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चेतन भगत का फेमस कौन सा बुक है फ्रेंड्स? हाफ गर्लफ्रेंड। उसके बाद आर.के. नारायण का फेमस बुक कौन सा है? मालगुडी डेज। विक्रम सेठ का फेमस बुक कौन सा है? अ सुटेबल बॉय।
अब हम डिस्कस करेंगे 29th क्वेश्चन को। हु अमंग द फॉलोइंग रिवर्स विच इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम का कौन कौन ट्रिब्यूटरी है इसको फ्रेंड्स हम जान लेते हैं। इंडस रिवर सिस्टम का जो ट्रिब्यूटरी है वो सतलज भी है, रवि भी है, बीएस भी है, एक कौन है चेनाब, और एक और है झेलम। ये पांचों जो है फ्रेंड्स रवि, सतलज, बीज, चेनाब और झेलम, ये पांचों जो है इंडस रिवर सिस्टम का ट्रिब्यूटरी है। मगर एक नहीं है, वो कौन सा है, कोसी। कोसी नहीं है तो इसलिए कोसी इज द राइट आंसर। पूछा जा रहा था कौन सा ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 30th क्वेश्चन को। इसमें क्या है, मोहिनीअट्टम इज एसोसिएटेड विथ विच हिंदू गॉड। मोहिनीअट्टम जो डांस है इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है। मोहिनीअट्टम में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स मोहिनीअट्टम जो है किस स्टेट का डांस है। मोहिनीअट्टम जो है डांस ये केरला का है। 31st क्वेश्चन में क्या है, मेट्रो डैम इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। मेट्रो डैम किस रिवर पे बना हुआ है। तो मेट्रो डैम जो है फ्रेंड्स ये कावेरी रिवर पे बना हुआ है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स मेट्रो डैम जो है ये किस स्टेट में स्थित है। ये जो है फ्रेंड्स तमिलनाडु में है। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन एक ये राइज होता है, कावेरी रिवर एक डिस्प्यूट है, ये हुआ था, ये किस दो स्टेट के बीच हुआ था। कावेरी रिवर डिस्प्यूट ये हुआ था तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच ये डिस्प्यूट हुआ था, कावेरी रिवर डिस्प्यूट। तो जब भी फ्रेंड्स नेक्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है, तमिलनाडु मतलब कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो है किस दो स्टेट के बीच हुआ है। तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच हुआ है। तो ये हमें टिक करना है। अब फिर हम डिस्कस करेंगे 32nd क्वेश्चन को। व्हाट इज़ द डिफाइंड वैल्यू ऑफ के बी इन द गिवन इक्वेशन। तो के बी का वैल्यू क्या होगा ये हमको बताना है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम के बी के बारे में जाने थे, के बी है क्या। के बी का फुल फॉर्म होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में। प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होता है फ्रेंड्स वैल्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, अब हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे 33rd क्वेश्चन को। इसमें क्या है, द मून कंप्लीट्स डैश रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। यहाँ फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन ये क्या होता है। रोटेशन क्या होता है और रिवॉल्यूशन क्या होता है। स्पिनिंग ऑफ अर्थ around its axis movement of earth around the sun। यहाँ फ्रेंड्स ये अर्थ के रेस्पेक्ट में हमने बताया है रोटेशन को और रिवॉल्यूशन को।
अर्थ के प्लेस पे यहाँ पे मून से रिलेटेड पूछा गया, तो अर्थ के प्लेस पे यहाँ पे मून आएगा। रोटेशन क्या होता है फ्रेंड्स? स्पिनिंग ऑफ मून अराउंड इट्स एक्सिस। जैसा कि फ्रेंड्स ये मान लेते हैं ये हमारा जो है अर्थ है और ये छोटा सा जो है मून है, ये अर्थ है और ये मून है। तो मून जो है फ्रेंड्स अगर उसका एक एक्सिस होता है, ये एक्सिस है उसका, मून अगर अपने एक्सिस पर जो चक्कर लगाती है तो जो स्पिनिंग ऑफ मून अराउंड इट्स एक्सिस, वो अपने एक्सिस पर जो घूमी तो उसी को हम बोलेंगे क्या कि वो जो है उसका रोटेशन हुआ। तो अर्थ जो है फ्रेंड्स अपना रोटेशन, ये मान लेते हैं सन है, ये सन है और ये अर्थ है। सन तो बहुत बड़ा है ना, ये मान लेते हैं सन है और ये अर्थ है। तो अर्थ जो है अपना एक्सिस, ये इसका एक्सिस है, एक्सिस को हम बीच से, एक्सिस तो क्या होता है सबसे बीच में होता है, ये एक्सिस है अर्थ का। तो अर्थ जो अपने एक्सिस पर जो घूमी, एक जो चक्कर जो लगाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये रोटेट किया, मतलब ये हो गया रोटेशन। अर्थ जो है अपना रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है फ्रेंड्स? अर्थ अपना रोटेशन जो है 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। और रोटेशंस के कारण फ्रेंड्स क्या होता है? रोटेशंस के कारण फ्रेंड्स डे और नाइट होता है। डे और नाइट किसके कारण होता है? रोटेशंस के कारण। यहाँ रोटेशंस है, यहाँ पे यहीं पर हम लिख देते हैं डे एंड नाइट। उसका फ्रेंड्स है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? जैसा कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, सॉरी ये तो सन है ना, ये अर्थ है यहाँ पे हमारा, ये अर्थ है। तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो अर्थ जो एक साल में जो घूमती है, मतलब चक्कर जो लगाई सन का, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रिवॉल्यूशन, अर्थ का रिवॉल्यूशन बोलेंगे। तो अर्थ जो है अपना रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है? ये 365 डेज एंड 6 आवर्स में कंप्लीट करती है। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स रिवॉल्यूशन के कारण ही अर्थ पे जो है सीजन में चेंज आता है। ओके फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन में क्या था। जैसे कि हमने यहाँ पे अर्थ के रेस्पेक्ट में हम जैसे कि चर्चा किए हैं, तो यहाँ पे हमको मून समझ लेना है। मून जो है बोल रहा है मून कंप्लीट्स डैश रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। जैसा कि ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा मून। तो ये ऐसे जैसे कि मून जैसे जो घूमी, ये टोटल जो घूमी, इसको हम क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन, मून का रिवॉल्यूशन बोलेंगे। और एक्सिस पे, मतलब एक्सिस पे जो घूमी मून, इसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशन बोलेंगे, मून का रोटेशन। जैसे कि रोटेशन के कारण अर्थ पे क्या होता है? डे एंड नाइट होता है। और अर्थ पे रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है? सीजन में चेंज इन सीजन में बदलाव आता है। तो हम मून के रेस्पेक्ट में समझते हैं। मून जो है कितना रोटेशन कंप्लीट करती है अपने एक्सिस पर, जैसा जब ये 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ कंप्लीट करती है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था, जब मून जो है फ्रेंड, जैसा कि ये मून है, मून एक रिवॉल्यूशन जो कंप्लीट किया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आया, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ मून का। तो इस टाइम तक आते आते, एक रिवॉल्यूशन पूरा करते करते मून जो है कितना रोटेशन कंप्लीट करती है, मतलब वो अपने एक्सिस पे
अपने एक्सिस पे कितनी बार घूमती है? वो फ्रेंड्स एक बार ही घूमती है, वन टाइम। मतलब एक रोटेशन ही कर पाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स वन रोटेशन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे 34th क्वेश्चंस को। ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डैश 5-year प्लान। ग्रोथ मतलब ग्रोथ करना है स्टेबिलिटी से और प्रोग्रेसिव अचीवमेंट भी पाना है सेल्फ रिलायंस का, मतलब आत्मशांति। तो ये जो है किस 5 year का जो है ये मतलब पर्पस था। ये फ्रेंड्स ये पर्पस जो है ये हमारा 4th 5-year प्लान का ये ऐसा था। तो 4th 5-year प्लान इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 5-year प्लान के बारे में। फर्स्ट 5-year प्लान, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1951 टू 1956। ये किस मॉडल पे बेस्ड था फ्रेंड्स? ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। इसका फ्रेंड्स एम क्या था? एम था इसका एग्रीकल्चर एम था। नेक्स्ट अब आ जाता है फ्रेंड्स सेकेंड 5-year प्लान। सेकेंड 5-year प्लान, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1956 से लेके 1961 तक था। और फ्रेंड्स ये किस मॉडल पे बेस्ड था? पीसी महालनोबिस मॉडल। और फ्रेंड्स सेकेंड 5-year प्लान का जो पर्पस था क्या था? ये था इंडस्ट्री को बढ़ाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे थर्ड 5-year प्लान के बारे में। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1961 टू 1966। इसका फ्रेंड्स पर्पस क्या था? इसका पर्पस था फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करना। और हमारा फोर्थ क्या था फ्रेंड्स? फोर्थ का तो क्वेश्चन में ही पूछा गया है। फोर्थ का था ग्रोथ करना है स्टेबिलिटी के साथ और जो है आत्मशांति भी पाना है, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ये इसका पर्पस था। तो फोर्थ 5-year प्लान इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम सबसे लास्ट जो 5-year प्लान लॉन्च हुआ था उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे लास्ट में हुआ था फ्रेंड्स 12th 5-year प्लान। 5-year प्लान, इसका फ्रेंड्स टाइम पीरियड कब से कब तक था? 2012 टू 2017 ये टाइम पीरियड था फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स एनडीए गवर्नमेंट 2014 में बनी, उन्होंने 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 में इन्होंने प्लानिंग कमीशंस को रिप्लेस करके इन्होंने नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट किया। उसके बाद 5-year प्लान आना बंद हो गया फ्रेंड्स। मतलब 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और रिप्लेस किसको किया फ्रेंड्स? ये नीति आयोग किसको रिप्लेस किया? ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। मतलब प्लानिंग कमीशन जो है 1 जनवरी 2015 से पहले ये था प्लानिंग कमीशन।
अब नाउ अभी क्या है, नीति आयोग है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 35th क्वेश्चन को। इसमें क्या है, हु वाज द कैप्टन ऑफ द इंडियन वोमेंस क्रिकेट टीम फॉर वर्ल्ड कप 2022। तो आईसीसी वोमेंस वर्ल्ड कप में इंडिया के तरफ से कौन कैप्टन थी? तो इंडिया की तरफ से कैप्टन थी मिथाली राज। तो मिथाली राज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, वोमेंस क्रिकेट टीम आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी वोमेंस वर्ल्ड कप 2022, आईसीसी वोमेंस वर्ल्ड कप 2022, ये इसको किसने जीता? इसको जीता ऑस्ट्रेलिया ने। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, एशिया कप अभी कुछ ही महीने पहले हुआ था, तो एशिया कप को किस कंट्री ने जीता? मेंस कैटेगरी में एशिया कप 2022 इन मेंस कैटेगरी, ये जीता फ्रेंड्स श्रीलंका। और हारा था कौन फ्रेंड्स? हारा था पाकिस्तान, हारा था पाकिस्तान, मतलब क्रॉस मतलब हार गया, श्रीलंका राइट मतलब जीत गया। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन और ये राइज होता है कि T20 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 जो था, ये किसके द्वारा जीता गया था? आईसीसी जिस आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022, ये फ्रेंड्स किसके द्वारा अभी जीता गया था? अभी जस्ट कुछ महीना पहले हुआ था, तो ये जीता गया था इंग्लैंड द्वारा फ्रेंड्स। इसमें भी हारा कौन था? इंग्लैंड जीत गया। हारा कौन फाइनल में? पाकिस्तान जो है, इसमें भी हार गया फ्रेंड्स। तो पाकिस्तान रॉन्ग, मतलब पाकिस्तान हार गया। उसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 2019 में ODI मेंस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था, ये किस कंट्री द्वारा जीता गया था? मतलब मेंस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 वाज वॉन बाय। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं, इंडिया जो है ODI वाला जो है फ्रेंड्स क्रिकेट मेंस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? एक 1983 में, दूसरा 2011 में। उसके बाद फ्रेंड्स अभी मतलब 4 साल 19 में 3 साल पहले मेंस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था, इसमें किस कंट्री द्वारा जीता गया था? ये भी फ्रेंड्स इंग्लैंड द्वारा ही जीता गया था। तो इंग्लैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 36th क्वेश्चन को। इसमें क्या है फ्रेंड्स, A species of grass named dash is on the verge of extinction due to its insensitivity towards the environment। तो एक स्पेसीज है ग्रास का जो कि अब एक्सटिंक्ट होने वाला है, मतलब विलुप्त होने वाला है, अब वो कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसा कौन सा ग्रास का कौन सा स्पेसीज है ऐसा खतरे में? तो ये है होबार्डिया हेप्टान्यूरोन। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे 37th क्वेश्चन को। इसमें क्या है, कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम पेरोक्साइड। तो बेरियम पेरोक्साइड का कौन सा फॉर्मूला जो है राइट है, ये हमको बताना है। तो ये है फ्रेंड्स BaO2। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स बेरियम के बारे में। बेरियम का जो है
एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इसका होता है 56 और इसका वैलेंसी क्या होता है फ्रेंड्स? इसका वैलेंसी होता है 2। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन। इसमें क्या है? द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट बिटवीन द फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय हेक्टर मुनरो एंड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ डैश। तो कंबाइंड आर्मी डैश द्वारा वो हुआ था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी, दोनों को फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। दोनों फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होता है, तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। तो बैटल ऑफ, सबसे पहले फ्रेंड्स बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था? बैटल ऑफ प्लासी ये फ्रेंड्स ये लड़ा गया था 1757 में। 1757 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो भी इंडिया में नवाब ऑफ बंगाल थे, नवाब ऑफ लखनऊ, जो भी इंडिया के नवाब थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, इन दोनों के बीच लड़ा गया था। इंडिया में नवाब ऑफ बंगाल लड़े थे, नवाब ऑफ लखनऊ और नवाब ऑफ हैदराबाद, तीनों के नवाब यहाँ पे लड़े थे। तो ये लड़े थे किसके किसके बीच, ये हम लिख लेते हैं। ये युद्ध लड़ा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस साइड से कौन लड़े थे? इस साइड से लड़े थे रॉबर्ट क्लाइव और सेकेंड मतलब इंडिया की तरफ से नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ लखनऊ, नवाब ऑफ हैदराबाद। ये दोनों जो फ्रेंड्स लड़े थे, इन दोनों में कौन जो है जीत किसकी हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ प्लासी को जीत लिए थे और ये विनर थे। ये फ्रेंड्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है इसके तरफ से कौन लीड कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव जो है फ्रेंड्स, ये किसको जो है पैसे का लोभ दे करके, मतलब वो एक इंडियन था, उसको पैसे का लोभ दे करके वो अपने पक्ष में कर लिए थे। तो वो थे मीर जाफ़र, मतलब मीर जाफ़र, MIR, मीर जाफ़र फ्रेंड्स कौन थे? ये थे इंडिया के साइड से, मतलब युद्ध लड़े थे इंडिया के साइड से, और इंडिया के साइड से नवाब ऑफ बंगाल से थे सिराजुद्दौला। इंडिया में मेन लीडर कौन थे फ्रेंड्स इस टाइम में? सिराजुद्दौला। मतलब बंगाल के नवाब उस टाइम में थे सिराजुद्दौला का जो मेन कमांडर इन चीफ था वो फ्रेंड्स थे मीर जाफ़र फ्रेंड्स। मीर जाफ़र को फ्रेंड्स रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ पैसे दे दिया था कि तुम जो है मुझे बैटल ऑफ प्लासी जो है इसमें जीतने के लिए हमको हेल्प करो। हम तुमको जीतने के बाद जो है, मतलब मीर जाफ़र को बोले कि हम तुमको जीतने के बाद तुमको हम बंगाल का जो है हम तुमको नवाब बना देंगे, राजा बना देंगे। तो मीर जाफ़र को कुछ पैसे दे दिए और मीर जाफ़र जो है सिराजुद्दौला के साथ आए थे, मतलब युद्ध भूमि में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो भी इंडिया का नवाब सब थे, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ लखनऊ, नवाब हैदराबाद, तो इन दोनों में युद्ध हुआ और
युद्ध जो हो रहा था फ्रेंड्स, उसमें ब्रिटिश जो है वो पूरी तरह से हार ही गया था लगभग, तो हार गया था। और सिराजुद्दौला ये सोचे कि हम तो जीत गए, सिराजुद्दौला जो है सिराजुद्दौला पूरी तरह से जीत ही गए थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मीर जाफ़र सिराजुद्दौला को बोलते हैं आप जाइए घर, हम जो है युद्ध समाप्त करके आ रहे हैं। तो जैसे ही मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को बोला घर जाने को, तो सिराजुद्दौला जो है युद्ध छोड़ के घर चले गए। तो बाद में जो है फ्रेंड्स मीर जाफ़र जो है ये तो ब्रिटिश से पैसा लिए हुए थे और इन्होंने जो है अपना टोटल चीज़ सरेंडर कर दिया, मतलब ये जानबूझ करके हार गए। और बाद में ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है जितना भी नवाब था, जो भी छोटे मोटे, सिराजुद्दौला काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, वो तो चले ही गए थे घर। तो जो भी थे लखनऊ के, हैदराबाद के, तो सभी को हरा करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वापस से वहाँ पे जीत जाते हैं, मतलब बैटल ऑफ प्लासी को जीत जाते हैं कॉन्स्पिरेसी के थ्रू। उसके बाद फ्रेंड्स मीर जाफ़र को रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो है नया नवाब बना दिया जाता है बंगाल का 1757 में। उसके बाद फ्रेंड्स मीर जाफ़र उसके बाद दीवानी राइट जो है ब्रिटिशर्स को दे देते हैं, और दीवानी राइट्स को जो है बोला गया है ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, मतलब ये राइट्स के थ्रू इंडिया का टोटल पैसा जो है वो इंग्लैंड जा रहा था। उसके बाद फ्रेंड्स एक नेक्स्ट युद्ध होता है, वो होता है 1764 में, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब होता है? 1764 में। ये युद्ध किसके किसके बीच होता है? ये भी होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन लीड करते हैं? यहाँ से लीड करते हैं हेक्टर मुनरो। और होता है उस टाइम में जो भी रूलर था छोटा मोटा इंडिया की तरफ से, जैसे कि मुग़ल भी था, और मीर जाफ़र का जो भी सन इन लॉ था वो था मीर कासिम, वो भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद सिराजुद्दौला जो है वो जो भाग गए थे, तो बाद में वो अवध का जो है वो किंग बने हुए थे, वहाँ का नवाब थे, तो वो भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मीर कासिम ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आ सकता है, ये मीर कासिम कौन थे? ये जो है सन इन लॉ थे, सन इन लॉ ऑफ मीर जाफ़र। अगर फ्रेंड्स मीर जाफ़र 1757 में, मतलब बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देते, तो इंडिया का पूरी तरह से कब्जा हो जाता। तो ब्रिटिशर्स को उसी टाइम में सक्सेसफुली भगाने में सक्सेस कर जाता फ्रेंड्स। तो मीर कासिम एक थे। सेकेंड शाह आलम टू। ये फ्रेंड्स शाह आलम टू ये कौन थे? ये मुग़ल एम्पायर थे। ये मुग़ल एम्पायर मतलब बाबर अकबर, उसी का जो है बाबर अकबर बादशाह है ना फ्रेंड्स, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उसी का ये वंशज थे। तो दो हुआ। तीसरा रूलर था ये सिराजुद्दौला, जो कि बैटल ऑफ प्लासी में भी भाग लेते हैं। ये फ्रेंड्स ये युद्ध हुआ, तो ये तीनों ने लीड किया इंडिया की तरफ से, और ब्रिटिश के तरफ से लीड किया हेक्टर मुनरो। ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में जीत किसकी हुई? इस युद्ध में अगेन ब्रिटिशर्स ही इस युद्ध को जीते, ये विनर हो गए।
और ये इंडिया हार गया। उसके बाद फ्रेंड्स बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स जो है पूरा इंडिया पे कब्जा कर लेता है। तो ये फ्रेंड्स 2 इम्पोर्टेंट युद्ध था। तो इसमें हम देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या था। बैटल ऑफ बक्सर जो है वाज फाउट बिटवीन द फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय हेक्टर मुनरो, मतलब ब्रिटिश की तरफ से हेक्टर मुनरो था, एंड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ, और इंडिया के तरफ से जो है कौन कौन था। तो इंडिया की तरफ से था मीर कासिम जो कि सन इन लॉ था मीर जाफ़र का, मुगल एम्पायर शाह आलम टू तो ये भी था। उसके बाद शुजाउद्दौला ये भी था, ये अवध के किंग थे। तो इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन फाइनली जीत ब्रिटिश की हुई इसमें। उसके बाद फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 39th क्वेश्चन को। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द 22nd फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल इन 2022। कौन सा कंट्री जो है 22nd फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 वो होस्ट करेगा। ये है कतर। कतर का कैपिटल कहाँ है फ्रेंड्स, दोहा है कैपिटल। इसका करेंसी क्या है फ्रेंड्स, कतर का रियाल है करेंसी। अब हम डिस्कस करेंगे 40th क्वेश्चन को। इसमें क्या है, सुधा चंद्रान इज ए नोन एक्ट्रेस एंड एन अकॉम्प्लिश्ड डैश डांसर। सुधा चंद्रान जो है कौन सा डांस करती है, कौन सा डांसर है फ्रेंड्स, ये जो है भारतनाट्यम डांसर है। तो भारतनाट्यम इज द राइट आंसर। भारतनाट्यम फ्रेंड्स किस स्टेट का डांस है, ये तमिलनाडु का डांस है। कुचिपुड़ी किस स्टेट का डांस है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है। सतरिया किस स्टेट का डांस है, सतरिया असम का डांस है। कथकली किस स्टेट का डांस है, कथकली केरल का डांस है। सुधा चंद्रन जो है फ्रेंड्स, सुधा चंद्रन जो है ये किस स्टेट से बिलोंग करती है। जैसे कि जानते हैं ये तमिलनाडु डांसर है, सॉरी भारतनाट्यम डांसर है। तो इससे क्लियर हो गया कि वो डांस कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि ये सुधा चंद्रन जो होगा ये कहाँ से होगा, ये भी तमिलनाडु से ही होगा। तमिलनाडु स्टेट से ये बिलोंग करती है। तमिलनाडु में किस जगह से, तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली से। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 41st क्वेश्चन को। द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ राजसुंदरी देवी इज। तो राजसुंदरी देवी का जो ऑटोबायोग्राफी है इसको क्या टाइटल मिला है, ये हमको बताना है। इसको मिला है अमर जीवन। तो ऑप्शन A1 इज द राइट आंसर। आई एम नो मसीहा इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द एक्टर डैश। तो ये किस एक्टर का जो है ऑटोबायोग्राफी है, आई एम नो मसीहा। ये एक्टर सोनू सूद का ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 43rd क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ठुमरी सिंगिंग कैरेक्टरिस्टिक इज करेक्ट। कौन सा ठुमरी सिंगिंग का कैरेक्टरिस्टिक जो है सही है। 1 पूरब फेयरली स्लो एंड स्टेड। स्टेड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, शांत होता है। पूरब जो है ये स्लो है और शांत है, ये बात तो राइट है, मतलब ये राइट है। उसके बाद पंजाब ये क्या है, मोर मर्क्यूरल। मर्क्यूरल मतलब क्या होता है, अस्थिर या अशांत बोल सकते हैं। तो पंजाब जो है ये अस्थिरता है इसमें ज़्यादा। तो ये भी बात जो है राइट है, ये भी राइट है। तो दोनों राइट है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बोथ 1 और 2 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 44th क्वेश्चन को। इसमें क्या है, विथ रेफरेंस टू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द मुगल एम्पायर द टर्म डैश वाज द अमाउंट असेस्ड। तो मुगल के टाइम में लैंड रेवेन्यू जो भी कलेक्ट किया जाता था, मतलब लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर, मतलब मुगल के टाइम में लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था उसमें अमाउंट जो डिसाइड किया जाता था मुगल के द्वारा, उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे जामा।
जमा बोलते थे किसको हम? अमाउंट असेस्ड को, अमाउंट असेस्ड। और हासिल बोलते थे किसको? हासिल, हासिल बोलते थे अमाउंट रिसीव्ड। जो भी मुगल द्वारा अमाउंट रिसीव किया जाता था उसको हम हासिल बोलते थे, जो कि 3 में है। और जो अमाउंट एसेस किया जाता था, निर्धारित किया जाता था मुगल के द्वारा, उसको हम जामा बोलते थे। तो हमसे पूछा जा रहा था एसेस्ड वाला, तो क्या हो जाएगा आंसर? जामा हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स यहाँ फ्रेंड्स मुगल जो भी एम्पायर था उसका भी ट्रिक जान लेते हैं। इसका ट्रिक है भाजसा। भाजसा मतलब B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां, A फॉर औरंगजेब। इसका फ्रेंड्स हम ये भी जान लेते हैं इसका मकबरा कहाँ बनाया गया है। मकबरा को याद रखने का ट्रिक है कादीसिलाराबाद, कादीसिलाराबाद। मतलब इसको रिलेट करना है हमको किससे? इसको रिलेट करना है हमको भाजसा से। चलिए अब जानते हैं कैसे हम रिलेट करेंगे। का मतलब क्या हुआ? काबुल हुआ। काबुल, काबुल में किसका है? बाबर का है। हुमायूं, डी फॉर दिल्ली हो गया। दिल्ली में किसका मकबरा है? हुमायूं का मकबरा है। सी फॉर सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में किसका है? अकबर का है। ला मीन्स लाहौर, लाहौर में किसका है फ्रेंड्स? लाहौर में जहांगीर का है। उसके बाद फ्रेंड्स है हमारा उसके बाद फ्रेंड्स है शाहजहां। शाहजहां कहाँ है फ्रेंड्स? राफोर आगरा में है। लास्ट में फ्रेंड्स बाद मतलब औरंगजेब। औरंगजेब का कहाँ है फ्रेंड्स? बाद मतलब औरंगाबाद। औरंगजेब का औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 45th क्वेश्चन को। 45th क्वेश्चन में क्या है? 1 मिनट। फोर्टी फिफ्थ में क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थर्टी ये सारा तो हो गया और 44 तक पहुंच चुके थे हम सब। ये हमने डिस्कस कर लिया और 45th क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है? GATT was established in 1948 with dash countries as the global trade organization to administer all multilateral trade agreements by providing equal opportunities to all countries in the international market for trading purposes। तो GATT, सबसे पहले फ्रेंड्स हम GATT का फुल फॉर्म जान लेते हैं। GATT का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये फुल फॉर्म होता है। इसका फ्रेंड्स हेडक्वार्टर कहाँ है? GATT का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि GATT का जो है इस्टेब्लिश किया इसको 1948 में, तो उस टाइम में कितना कंट्री इसका मतलब मेंबर था, कितना कंट्री के साथ इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उस टाइम में फ्रेंड्स 23 कंट्रीज़ जो है मिलके इसको स्थापित किया था
गेट को। तो हमारा ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 46 क्वेश्चन को। इसमें क्या है, When and where was the Maiden Athletics World Cup organized that was discontinued after its first edition? तो कब और कहाँ जो है मैडन एथलेटिक्स वर्ल्ड कप को जो है ऑर्गेनाइज किया गया, आयोजित किया गया फर्स्ट एडिशन के बाद? तो ये 2018 में कहाँ, लंदन में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अब फिर हम डिस्कस करेंगे 47 क्वेश्चन को। इसमें क्या है, Who among the following Governor Generals enacted the law against the sati practice in December 1829? कौन सा गवर्नर जनरल जो थे जो कि सती प्रथा के अगेंस्ट में कोई लॉ को पास किए थे? ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में हम और भी पॉइंट है जो जान लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसका रूलिंग टेनर कब से कब तक था फ्रेंड्स? 1828 से 1835 तक था। इसके टाइम में फ्रेंड्स, इसके टाइम में क्या क्या जो है पास किया गया था? इसके टाइम में सबसे फर्स्ट जो पास किया गया था वो इंग्लिश एजुकेशन को पास किया गया था। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1935, एजुकेशन एक्ट 1935 ये पास किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम में सेकंड क्या पास किया गया था? सेकंड इनके टाइम में जो है वो इन्फेंटिसाइड और चाइल्ड पे हो रहे अत्याचार जो हो रहा था उसको दबाया गया था। मतलब इसके बाद से जो भी चाइल्ड हुआ और जो भी वोमेन हुआ, अगर वोमेन का हस्बैंड मर जाए तो पहले वोमेन को जला दिया जाता था, मतलब सती प्रथा रूल के अंदर। तो जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल बने इंडिया के, तो सती प्रथा को हटा दिया गया। मतलब उसके बाद से अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड मर गया तो वाइफ को जो है जलाया नहीं जाएगा, उसको मारा नहीं जाएगा, तो उसको भी जो है अच्छा लाइफ आगे फ्यूचर में दिया जाएगा, अच्छा लाइफ दिया जाएगा। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ये लॉ को पास करा दिया और उसको उसके बाद से मिलने लगा अच्छा लाइफ। तो पहले उसको मार दिया जाता था या जला दिया जाता था सती प्रथा रूल के अकॉर्डिंग, बाद में उसको उस लॉ को हटा दिया गया। तो सेकंड लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये अच्छा काम ये किए थे कि इन्होंने जो है जो भी इन्फेंटिसाइड है, इन्फेंटिसाइड जो भी चाइल्ड सेक्रीफाइसेस है उसको दबा दिए थे। इन्फेंटिसाइड मतलब जो भी वुमेन के इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे चाइल्ड को जो है बर्थ होने से पहले ही उसको मार दिया जाता था। तो ये जो है इसको रोका गया। ये किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। और चाइल्ड सेक्रीफाइसेस को भी कम किया गया। तो ये भी अच्छा पॉइंट है, ये भी अच्छा काम है जो इन्होंने किया। और थर्ड ये है कि हॉस्पिटल बनाया गया हमको कहाँ पे? कोलकाता में। तो उस टाइम में कैपिटल तो कोलकाता ही हुआ करता था, तो हॉस्पिटल एट कलकत्ता। उसके बाद फ्रेंड्स एक ये और सती प्रथा तो हमने देख ही लिया। उसके बाद एक चीज़ हम जान लेते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट और लास्ट गवर्नर का ट्रिक। तो ट्रिक है फ्रेंड्स HDCM, HDTV होता है और CM चीफ मिनिस्टर होता है। ये गवर्नर जनरल और वायसराय को याद रखने का ट्रिक है। H मतलब हुआ वॉरेन हेस्टिंग, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। फर्स्ट GG मतलब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और सबसे लास्ट GG कौन थे इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल? ये थे लॉर्ड डलहौजी। ये हमने गवर्नर जनरल का ट्रिक देख लिया। अब हम ट्रिक देखते हैं वायसराय का। मतलब फर्स्ट वायसराय
ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट वाइसरॉय, ये थे C4 लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग है तो लॉर्ड लगा देना है आगे। और लास्ट वाइसरॉय कौन थे इंडिया के? लास्ट वाइसरॉय M4 ही बताना है। M मतलब माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ये दो ट्रिक फ्रेंड्स याद रखना है, HD गवर्नर जनरल के लिए, CM और वाइसरॉय के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 48 क्वेश्चन है। नोवेलिस्ट दामोदर मावजो हु हैज़ वॉन 57th ज्ञानपीठ अवार्ड इज़ अ राइटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो दामोदर मावजो जो है किस लैंग्वेज का राइटर थी? ये जो है ये राइटर है इसका, किस लैंग्वेज का? कोंकणी लैंग्वेज का, दामोदर मावजो। और दामोदर मावजो जो है किस स्टेट से बिलोंग करती है? ये गोवा से बिलोंग करती है। और कोंकणी लैंग्वेज किस स्टेट का है? किस स्टेट का ये लैंग्वेज है? ये लैंग्वेज है गोवा का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। तो 1784 में जो है कौन जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये फाउंड किए थे? तो ये थे सर विलियम जोन्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसका फ्रेंड्स इसका टेनर कब से कब तक था? इसका टेनर था 1772 से लेके 1785 तक। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा ये फ्रेंड्स टेनर था किस वाइसरॉय का? जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। फर्स्ट G फॉर गवर्नर, G फॉर जनरल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? ये थे हमको वॉरेन हस्टिंग। तो इनका टेनर था 1772 से लेकर 1785 तक। और फ्रेंड्स अभी हमने जैसा कि देखा कि गवर्नर जनरल को याद रखने का ट्रिक क्या है? HD, H मतलब वॉरेन हस्टिंग। ये हो गया फर्स्ट, और फर्स्ट का टाइम पीरियड हम देख लिए। उसका लास्ट कौन था? डलहौजी होगा। तो डलहौजी सबसे लास्ट गवर्नर जनरल है। ओके फ्रेंड्स, और CM जो है ये वाइसरॉय को याद रखने का ट्रिक है। C फॉर लॉर्ड कैनिंग, M फॉर लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइसरॉय थे और लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मानसून। मानसून के संदर्भ में कौन सा जो है सेंटेंस सही है, ये हमको बताना है। मानसून इज डेराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। ये मानसून जो है फ्रेंड्स ये अरेबिक वर्ड से आया है, और जिसका अरेबिक वर्ड है उस वर्ड को हम बताते हैं फ्रेंड्स, वो वर्ड है मौसम। वो वर्ड क्या है? मौसम वर्ड से आया है मानसून शब्द। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीजनल रिवर्जल, मतलब उलटफेर। रिवर्जल मतलब उलटफेर या चेंज होना, मतलब सीजन में बदलाव होना। इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर, मतलब एक साल में विंड जो हवा का जो डायरेक्शन है उसमें जो बदलाव हो रहा है, उसके कारण से जो मौसम में बदलाव हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम मानसून बोलेंगे। और मानसून शब्द जो है मौसम वर्ड से आया है, और मौसम वर्ड कौन सा है? ये अरेबिक वर्ड है। तो इतना फ्रेंड्स हमको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। बाय।